हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। सबसे पहले वो बच्चे जो क्लास 9 से क्लास 10th में मूव कर रहे हैं उन सबका ई आचार्य फैमिली में भैया मोस्ट वेलकम स्वागत है। और बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि भैया क्लास 10th स्टार्ट हो रहे हैं, अब हम बोर्ड देने वाले हैं, भैया तैयारी कैसे करें, क्या रोड मैप फॉलो करें। बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत लोचा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे हम बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सके। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम इसी रोड मैप की बात करने वाले हैं, इसी स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं, जिस स्ट्रेटजी के तहत मतलब उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप बोर्ड में मतलब 95% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये 98% का है लिखे थे। अरे मतलब काहे लिखे हो, थंबनेल बनाना था लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप 95% प्लस में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 98% की भी बात कर रहे हैं हम। और इतना ही नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 की भी, है ना। तो बेसिकली अब हम एक एक करके एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है अच्छे से और पूरी साल इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो मैथ्स में आपको 100 में से 100 फोड़ने से तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक। और दूसरा, भैया 95% प्लस जाने से तो समझ रहे हो, उसमें भी कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है चेंज योर माइंडसेट। भैया अपना माइंडसेट बदलो। मतलब नहीं समझे भैया, नहीं समझे, समझाते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देख रहे हो कितना प्यारा और कितना खूंखार सा कुत्ता है। डर लग रहा होगा, कब कपी आ रही होगी, है ना। बड़ा प्यार आ रहा होगा। भैया एक बात बताओ, मेरे को लॉजिक नहीं समझ आया। खूंखार कुत्ता है तो प्यारा कैसे, और प्यारा है तो खूंखार कैसे? अरे चलो, मजाक कर रहा हूँ यार, जस्ट जोकिंग। ठीक है, मस्ती मजाक तो होना चाहिए, चलना चाहिए लाइफ में। सोचो आप, ये जो कुत्ता है, यही कुत्ता, यही वाला कुत्ता है ना। आप गली में जा रहे थे तो आपने एक कुत्ता देखा और यही वाला कुत्ता देखा। आपके दिमाग में ये थाउट आया, कहीं ये कुत्ता हमें काट ना ले भैया, हमें नोच ना डाले। हुआ क्या? इसके कारण आपके मन में फियर वाली फीलिंग आई, आपको डर वाली भावनाएं जागी और आपका बिहेवियर चेंज हुआ। बिहेवियर का मतलब क्या होता है? जो आपकी बॉडी एक्टिविटीज करती है वो सारा का सारा बिहेवियर में आता है। हंसना, रोना, खेलना, नाचना, नहाना, धोना, सब कुछ, है ना। सब कुछ भैया बिहेवियर में आता है। तो आपका बिहेवियर चेंज हुआ। बिहेवियर क्या चेंज हुआ? बगल में आपने देखा एक पत्थर पड़ा हुआ था, जल्दी से आपने उसको लपक लिया। इन सारी चीज को कुत्ते का मालिक ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था भैया। अब सोचो, उस कुत्ते का मालिक का आपके प्रति फिजिकल रिएक्शन क्या रहने वाला है। वो आपके बारे में क्या सोचेगा? अरे बताओ यार, कैसा बंदा है, कैसा नालायक, कितना बदतमीज लड़का है, बताओ। है, एक बेजुबान को मारने के लिए पत्थर उठा लिया। यही फिजिकल रिएक्शन रहने वाला है ना उसका। लेकिन अगर सोचो, इस सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं। एक, आप गली से जा रहे थे, आपने इसी कुत्ते को देखा, आपके दिमाग में थाउट आया, कितना प्यारा कुत्ता है जी, कितना अच्छा कुत्ता है। आपके आपके मन में जो फीलिंग आई वो सिंपैथी वाली आई। अब क्या हुआ? कुत्ता आपको देखकर पूंछ हिलाने लगा, पूंछ हिलाने लगा। तो आपने क्या किया? पास वाले शॉप से एक बिस्किट का पैकेट खरीदा और उस कुत्ते को बिस्किट खिलाया। ठीक। इन सारी एक्टिविटीज को कुत्ते का मालिक ऑब्जर्व कर रहा था। अब उस कुत्ते का मालिक का फिजिकल रिएक्शन क्या रहेगा आपके प्रति? कितना संस्कारी लड़का है, कितना अच्छा लड़का है, यही सोचेगा ना। तो ये सोचो, जो मैंने दोनों एग्जांपल्स दिए, दोनों सिचुएशन आपको समझाए, उसमें क्या ऐसा चीज था जो आपके बस में था? वो एक ही चीज था और वो था आपके पास फ्रीडम थी सोचने की। और कोई चीज भी आपके बस में नहीं था, सारा ऑटो मोडेड में चल रहा था। मतलब मतलब ये कि जब आपने ये सोचा कहीं ये कुत्ता काट ना ले, उसके बाद जो फीलिंग आई थी फियर वाली, क्या वो आपके बस में थी? नहीं थी। क्या आपका जो बिहेवियर चेंज हुआ, क्या वो आपके कंट्रोल में था? नहीं था। क्या कुत्ते के मालिक ने जो फिजिकल रिएक्शन दिखाया आपके प्रति, क्या वो आपके बस की थी, वो आपके कंट्रोल में था? नहीं था। तो आपके पास केवल और केवल लाइफ में एक ही चीज की आजादी होती है और वो होती है सोचने की आजादी। ठीक है, बाकी लाइफ में सारी चीजें ऑटोमोटेड में चलता है। जब आपने ये पॉजिटिव सोचा कि ये कुत्ता कितना प्यारा है, तो आपके लाइफ में सारी चीज घटनाएं पॉजिटिव हुई।
सारे इवेंट्स पॉजिटिव हुए। और जब आपने ये सोचा कुत्ता कहीं काट ना ले, तो आपके लाइफ में जितने भी इवेंट हुए वो सारे सारे नेगेटिव हुए। ठीक है, बस इसका ही इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ता है। वो बच्चा जो ये सोच कर बैठा है कि मैं कभी भी 90% जा नहीं सकता, ठीक है, वो बच्चा कभी नहीं जाएगा, कभी जा भी नहीं पाएगा। कभी आज तक मैंने एक सिंगल टॉपर बच्चे को नहीं देखा है, सिंगल किसी भी चीज में वो टॉपर हो, ठीक है, सिंगल ऐसे टॉपर को नहीं देखा है जो नेगेटिव सोच रहा हो कि वो टॉप नहीं कर पाएगा और टॉप कर गया। कभी नहीं, ऐसा तो आज तक नहीं देखा है भाई। आपके आपके नजर में हो तो कोई बता देना मुझे भी यार, मैं भी मिल लूंगा उससे। ठीक है, हर कोई, जितने भी टॉपर्स होते हैं किसी भी फील्ड के, वो कहीं ना कहीं उनके मन में पॉजिटिविटी होती ही होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला आपको पॉजिटिविटी थॉट रखनी है। ठीक है, अगर आप इन तीन टाइप के बच्चों में आते हो, मतलब कौन से बच्चों में भैया, एक तो होता है बिलो एवरेज। बिलो एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज बच्चे में दो बच्चा आता है। एक वो बच्चा जो नाइन्थ में फेल हो गया और कंपार्टमेंट का पेपर देकर पास हुआ है, और वो बच्चा दूसरा वो बच्चा जो पासिंग मार्क्स से पास हुआ है, मतलब 33% से 45% के बीच में नंबर है। ठीक, दूसरा जो बच्चा आता है वो होता है एवरेज बच्चा। एवरेज बच्चे में कौन आता है, जिनका मार्क्स 45 से 80% के बीच में है, ये एवरेज बच्चे में आते हैं। ठीक, और एक होता है टॉपर क्लास का बच्चा, टॉपर्स टाइप का बच्चा। ठीक है, टॉपर्स टाइप का बच्चा जिसका मार्क्स 80% प्लस से, ठीक है, लगभग 99.9% तक चलता है। ठीक है, जो सीबीएसई का टॉपर होता है ना, वहां तक चलता है। तो सबसे पहले जो आप ये सोचते हो क्या, कि भैया मैं कभी पास हो ही नहीं सकता, पासिंग मार्क्स से ऊपर ला भी नहीं सकता, तो इसको सोचो, हर सोचना छोड़ो, नेगेटिव सोच छोड़ना, मतलब सोचना छोड़ो। अब ये बच्चा क्यों सोचता है ऐसा, इसलिए सोचता है, ये बच्चा क्यों सोचता है मैं पास नहीं हो पाऊंगा, या मैं पासिंग मार्क्स से पास हो जाऊंगा, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। ये इसलिए सोचता है क्योंकि इसके बहुत सारे सब्जेक्ट वीक रह जाते हैं। वो मैथ से बहुत डरता है, मैथ्स से बहुत खौफ खाता है, कहता है यार मैथ्स तो कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, यार मैथ्स मेरे को समझ ही नहीं आता। अब एक बात बताओ, जो बच्चा यही सोच रहा है मैथ कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, मैथ कभी समझ में नहीं आता, उसको मैथ कभी समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने माइंड में ये चीजें बैठा रखा है भाई। तो सबसे पहले आप ये मत सोचो कि मैथ कभी समझ नहीं आएगा या मैथ कभी समझ नहीं आ सकता। आप ये सोचो, हाँ क्वेश्चन हार्ड है लेकिन मैं प्रैक्टिस करूंगा तो आ जाऊंगा, ऐसा थॉट होना चाहिए आपका। अगर आप धीरे 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 करके पॉजिटिव सोचने लगेंगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिव घटनाएं होनी चालू हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले जितने भी बिलो एवरेज बच्चे हैं, इन सबको अपना 10th में टारगेट सेट कर लेना चाहिए। 10th में आपको एक टारगेट सेट कर लेना चाहिए, और वो टारगेट है कम से कम 80% प्लस का। ठीक, और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स का तो टेंशन मेरे ऊपर छोड़ो, है ना, मैथ्स की तो मैं हूं ना। ठीक, बाकी भाई प्लेलिस्ट चेक कर लेना, अगर मैथ हार्ड लगता है ना आपको तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना भाई, और वहां पे जाके किसी भी चैप्टर का वीडियो देख लेना। उसके बाद तुम कहना फिर से आकर भैया मैथ्स हार्ड लगता है, फिर फिर आपकी बातें सुनूंगा, है ना। तो पहले एक बार आप पढ़कर तो देखो, ठीक है, मन से। और जो एवरेज बच्चा है उसको टारगेट करना चाहिए कम से कम 90% प्लस का। ये टारगेट पहले ही सेट कर लो, ठीक है। और जो टॉपर टाइप का बच्चा है उसको, जो 80 से 90% में आता है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होता है, उनको ये सोचना चाहिए कैसे हम 95% प्लस है। क्योंकि पता है 90% से जब ऊपर नंबर बढ़ाना हो ना, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, ये थोड़ा टफ काम होता है। क्योंकि 90% से जब आपको ऊपर जाना हो ना, तो आपको छोटी छोटी जो गलतियां होती है, छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, उसको दूर करना होता है, छोटे छोटे मिस्टेक्स को हटाना होता है, उसमें बहुत एफर्ट करना होता है ना। चलो, तो उस चीज को ध्यान रखना। तो पहला 80 to 90% वाले बच्चों को ये सोचना चाहिए 95% प्लस कैसे जाए, और 90 से 95% प्लस वाले बच्चों को ये सोचना चाहिए
साला हम 98% प्लस कैसे जाए, और 95% प्लस से जो 99.9% तक जो बच्चे आते हैं, उनको ये सोचना चाहिए अगला तो सीबीएसई में रिकॉर्ड हम ही फोड़ेंगे, आज तक का जो किसी ने नहीं फोड़ा होगा शायद 10th में। 100% आउट ऑफ 100% लाना है मुझे, है ना। मतलब विजन बड़ी रखो यार, लाइफ में सोच बड़ी रखो, ठीक है। जब आप पॉजिटिव सोचोगे, एक पॉजिटिव टारगेट डिसाइड कर लोगे, तो लाइफ में चीजें पॉजिटिव होना चालू हो जाएगी। भैया अब क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, हमने अपना माइंडसेट चेंज चेंज कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि इतना परसेंट चाहिए 10th में, ठीक। अब क्या करें, उतने परसेंट लाने के लिए एफर्ट भी तो करना पड़ेगा, केवल सोचने से थोड़ी ना सब कुछ मिलता है ना। तो आपको उसके हिसाब से एफर्ट करना पड़ेगा। तो भैया एफर्ट करने का तरीका क्या होगा, तो पहला, आपको अपने सिलेबस को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड द सिलेबस। मतलब मतलब ये है कि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, पता है, कभी भी कभी भी उस बच्चे को नहीं देखा है कि वो अपने सिलेबस को समझाओ। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चा जो 90% के नीचे है, उनको अपना सिलेबस समझ ही नहीं आता। क्या बात कर रहे हो भैया, हमें तो बहुत अच्छे से आता है। अरे मैं बता रहा हूँ सिलेबस समझने का मतलब क्या होता है। सिलेबस समझने का मतलब ये होता है कि पहले ये समझो कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगर रियल नंबर से, अगर क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर ले, तो इस रियल नंबर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, ट्रिगो पढ़ रहे हैं, तो इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो, ठीक। अगर हमने ये ऑब्जर्व किया कि ट्रिगो से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, हमने ये ऑब्जर्व कर लिया, फिर ये ऑब्जर्व करो कि ये जो ट्रिगो में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब एमसीक्यू कितना आ रहा है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। 3 मार्क्स में भी क्या क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, और वो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 4 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, केस स्टडी में भी क्वेश्चन बन रहा है क्या, और कैसे बन रहा है, किस टाइप का बन रहा है। और 5 मार्क्स में भी क्या बन बन सकता है क्या, और किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। और जो बच्चा ये ऑब्जर्व करता है, वही बच्चा सिलेबस को समझ पाता है। इनमें आपको पता है, मैंने ये देखा है कि जब बच्चा पेपर, बोर्ड का पेपर जब 10th का पास आता है ना, लास्ट लास्ट फरवरी में, फरवरी के आसपास आता है, तभी बहुत सारे बच्चों को यही तक नहीं पता होता कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है। और कुछ बच्चों को ये पता होता है किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, तो उसे ये नहीं पता चलता कि कितने मार्क्स में कौन कौन से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स में, कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये समझना क्यों जरूरी है भैया, क्योंकि उसी के हिसाब से तो पढ़ोगे भाई। अगर हम ये पता चल जाए कि रियल नंबर से 2 से 3 एमसीक्यू आता है, तो हम एमसीक्यू ज्यादा रियल नंबर से करेंगे। जब ये हमें पता चल जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक भी एमसीक्यू नहीं आता, तो इसका एमसीक्यू करने से क्या फायदा। हम इसके कम एमसीक्यू तो करेंगे, लेकिन इसके कम एमसीक्यू करेंगे। जब हमको पता चल जाए कि किस चैप्टर का केस स्टडी ज्यादा आता है, तो उस चैप्टर के केस स्टडी ज्यादा करेंगे, और जिस चैप्टर से केस स्टडी ना के बराबर आता है या कभी आया ही नहीं, उस चैप्टर के केस स्टडी गिने चुने करेंगे। बात समझ में आ रही है। इसीलिए आपको अपना सिलेबस समझना होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट जो है वो, कलेक्ट थिंग्स यू नीड। जो आपको जरूरत है भैया, वो सारी चीजें कलेक्ट करो। मतलब अब पढ़ाई के लिए क्या क्या जरूरत है, ठीक है। पढ़ाई के लिए सिंपल सी बात है, कॉपी पेन और बुक्स की जरूरत है। अब भैया ये क्या है बोले, ये तो नॉर्मल सी बात, सबको पता होता है। पता होता है, थोड़ा ठहरो, सुनो मेरी बात। पहली बात, क्लास 10th में जो आप कॉपी लेंगे, ठीक है, जो कॉपी लेंगे, वो भैया जो प्ले स्कूल वाले बच्चे हैं ना, उनकी कॉपी छीन के मत ले आना, ठीक है। मतलब 10-20 रुपए वाली कॉपी नहीं लेनी है आपको। लेनी है तो कम से कम सोचो कि 100-150 वाली कॉपी लें, मोटी कॉपी लें, मोटी कॉपी लेनी है। अरे भाई तुम अगर 40 की 3 कॉपियां खरीदो, 40-40 के हिसाब से, मतलब 120 में जो आपने 3 कॉपी खरीदी, उसमें जितने पेजेस होते हैं ना, कभी 120 की सिंगल कॉपी खरीद के देखना, उसमें जो पेजेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। 120 की सिंगल कॉपी में पेजेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू 40-40 में जो 3 कॉपियां खरीद रहे हो। तो आप तो ऐसे भी लॉस कर रहे हो भाई, थोड़ा समझदार बनो। तो आपको तो एक प्रॉफिट वाली बात बता रहा हूँ कि आपको एक प्रॉफिट होगा। और दूसरा,
एक जगह पे एक मोटी कॉपी में होगी ना, तो आपको 10 बार इधर उधर कॉपियां ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो पहली एक प्रॉपर कॉपी लो, मोटी कॉपी लो, और हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी लो। ये ऐसा नहीं कि एक ही कॉपी में फिजिक्स भी घुसेड़ दिए, मतलब साइंस का फिजिक्स भी घुसेड़ दिए, ठीक है, मैथ भी घुसेड़ दिए, तो भाई संस्कृत भी घुसेड़ दे रहे हैं, हिंदी भी घुसेड़ दे रहे हैं, इंग्लिश में ना है भाई, ऐसा नहीं करना है। मैथ की कॉपी अलग रखो, साइंस की कॉपी अलग रखो, इंग्लिश की अलग रखो, एसएसटी की अलग रखो, हिंदी की अलग रखो। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? ठीक। अब आपने कॉपी ले लिया भैया, कॉपी ले लिया, अब क्या करें? अब कॉपी लेने के बाद एक चौड़ी पट्टी वाली व्हाइट टेप लो। अब इसका क्या करें, मुंह पे लगा ले? अरे ना भाई ना, सुन, जो चौड़ी पट्टी वाली व्हाइट टेप लिया है ना, उसको कॉपी के कॉर्नर में लगा लेना। ठीक है, कॉपी के कॉर्नर में मतलब जो ऊपर वाला कवर होता है ना, तो उसमें यहाँ पे लगाना, ऐसे लगाना, ऐसे लगाना, और पीछे वाले कवर में भी ऐसे 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 लगाना, और जहां पे जैसे ये कॉपी है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग होगी कॉपी की, तो वहां पे भी अच्छे से चिपका लेना। इससे क्या होगा, कॉपी की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जब आप कॉपी को बैग में सीधा रखते हो, तो कॉपी का पेजेस मुड़ना चालू हो जाता है, और कॉपी का जहां पे ज्वाइंट होता है वहां फटना चालू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इससे आपकी कॉपी की लाइफ बढ़ जाएगी भाई। क्यों भैया, इससे क्या फायदा? इससे बहुत फायदा है। एक बात बताओ, जब आप किसी के शादी में जाते हो, किसी मतलब पार्टी फंक्शन में जाते हो, तो आप बहुत अच्छे कपड़े पहन कर क्यों जाते हो? आप गंदे कपड़े पहनकर चले जाते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनकर चले जाते हो, इसलिए जाते हो ना, ताकि अपनी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, खुद की भी रिस्पेक्ट बनाई रखें, इसलिए अच्छे कपड़े पहनते हो। तो उसी तरह एक अच्छे बच्चे का डिसाइड इसी से होता है कि वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है। कोई पहले आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करेगा, पहले आपका कॉपी देखेगा ना, तो उसको देखकर ही भनक लग जाएगा कि अच्छा ये बच्चा कॉपी इतने अच्छे से इज्जत से रखता है, मतलब इसकी इतनी रिस्पेक्ट करता है, मतलब ये कहीं ना कहीं बच्चा अपनी पढ़ाई को लेकर सिंसियर है। समझ में आ रहा है? तो जब कॉपी आपकी अच्छी होती है, तो इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। और दूसरा, बहुत सारे बच्चों का आदत होता है पता है, कि कॉपी का जो लास्ट पेज होता है उसको फाड़ो, गुटके के जैसा चबाओ। गुटका भाई बनना है का? काहे चबा रहे हो भाई? सिंपल सी बात, सबको एक लाइन में सारे दोस्त को समझा दो, मुझसे मस्ती मजाक करनी है चलेगा, मेरे कॉपी किताब से नहीं, मत करना। बहुत सारे लोग कॉपी के स्टार्टिंग में लिख लेते हैं भैया, ठीक है, राहुल लव एंजल एंजल, ठीक है ना भाई। और उसके बाद क्या होता है, कोई देख ना ले तो इसको ढंग से काट देते हैं, ले 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 ले। मतलब राहुल महल छूट गया था, ऐसे ऐसे काट देते हैं। अरे भाई काहे कॉपी बर्बाद कर रहे हो भाई, काहे बर्बाद कर रहे हो बताओ? सिंपल सी बात, कॉपी किताब बहुत साफ सुथरा रखो, ठीक है। अब वहां आते हैं हम पेन पे। अब पेन क्या है भैया? देखो यार, आपको पता है पेन का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्या, कैसे बताता हूँ। देखो, जब आप पेन चेंज करते रहते हो ना, तो उससे आपकी राइटिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक सिंगल कंपनी का पेन यूज करना है, और वैसे पेन यूज करने हैं जिसके नींव पतले हों और बॉल पेन हो। क्योंकि भैया जेल, बहुत सारे बच्चे जेल पेन यूज करते हैं। एक बात बताओ, बोर्ड में क्या जेल पेन अलाउ है? जब अलाउ नहीं है, तो तुम जेल पेन क्यों यूज कर रहे हो? फाइनल पेपर आपको तो बोर्ड बॉल पेन से देनी है ना, तो उससे लिखने की तो आदत बननी चाहिए। तो जब आपको फाइनल पेपर बॉल पेन से देनी है, और आप जेल पेन से लिख रहे हो, तो सोचो वो आपके हाथ में जब बॉल पेन अचानक आएगा बोर्ड पेपर में, तो वो आपके हाथों पे कैसे कंफर्टेबल फील करवाएगा? नहीं करवाएगा। आपको वो अंदर से क्या कहता है, एक हेजिटेशन बना रहेगा, राइटिंग खराब हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बॉल पेन यूज करना है, सिंगल कंपनी का बॉल पेन यूज करना है, और वही कंपनी का पेन पूरी साल यूज करना है, और वैसा बॉल पेन यूज करना है जिसकी नींव पतली हो। भैया कोई पेन का सजेशन देखो, मैं जब 9th में था, तो मैं रिलॉन्स यूज करता था, और 10th में जब गया तो लिंक ग्लेशियर यूज करने लगा। और पहली बात, डिस्क्लेमर, ना तो रिलॉन्स वाले ने मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दिया है, ना लिंक ग्लेशियर वाले ने दिया है, ठीक है ना। मैं जो यूज करता था, जो मुझे अच्छा लगा, वो रिकमेंड कर दिया आपको, ठीक है ना, वो रिकमेंड किया। भैया लिंक ग्लेशियर बड़ा महंगा है यार, 8-8 9-9 रुपए में मिलता है। तो मैं क्या करता था, पूरा पैकेट 5, देखो
सिंगल सिंगल पेन मत खरीदो, पूरा पैकेट खरीद लो एक साथ। तो जो 8 रुपए था वो 7 रुपए में मिलेगा, 7 7 रुपए पीस मिलेगा। अगर एक पैकेट में 5 पेन है और 8 रुपए के हिसाब से खरीदो तो कितना हो गया, 8 पचे 40, और 7 के हिसाब से पूरा पैकेट खरीद लिया तो कितना हुआ, 7 पचे 35, 5 रुपए की सेविंग हुई ना। और सेविंग करनी है तो बताता हूँ, एक मान के चलो पूरा पैकेट खरीदा, एक पेन यूज किया, फिर वो पेन मत खरीदो, उसकी रिफिल खरीदो, और रिफिल उसमें डाल करके, किसकी, लिंक ग्लेशियर कंपनी का ही रिफिल खरीदो, वो 2 3 रुपए में आ जाता है, उसको डाल करके यूज करो। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? तो लिंक ग्लेशियर पेन की ग्रिप बड़ी अच्छी है यार, ठीक है, बहुत अच्छी है। भैया आप क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? अरे भैया इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 10th में मैथ में 100 फोड़ा है। तो मुझे पता है कि 100 फोड़ने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक टॉपर फॉलो करता है, और कौन कौन सी चीजें एक बच्चे को फॉलो करना चाहिए, है ना? तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने फॉलो किया वही चीज सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। अब आई बुक्स। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपर 10th की बुक नहीं होती, उधार मांग मांग कर चलाते हैं काम। ऐसा मत करो भाई, ठीक है, प्रॉपर बुक खरीद लो, या तो नई खरीद लो या तो सेकंड हैंड खरीद लो। और कुछ बच्चे सेकंड हैंड अगर बुक खरीदते हो उसमें भी भैया घपलाबाजी। मान के चलो, किसी जिस बच्चे से खरीदा, उस बच्चे के पास जो बुक थी उसका कवर ही नहीं था, बुक का कवर फटा हुआ था। तो ये जो जिस जिस बच्चे ने खरीदना, वो अब वो उसका मरम्मत भी नहीं करेगा। अरे भाई क्या कर रहे हो है? अगर वो तुम फटी पुरानी किताब लेकर जाओगे तो उससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट घटेगी, तुम्हारी अपनी रिस्पेक्ट घटेगी किसी के नजर में, है ना? तो उस अगर फटी पुरानी किताब है तो उसकी मरम्मत करके उसको अच्छा बनाइए, जितना अच्छा हो सकता है। बात समझ में आ गया? चलिए फिलहाल तो ये सारी चीजों का जुगाड़ हो गया। कॉपी हमने जुगाड़ कर लिया, पेन जुगाड़ कर लिया, बुक्स हमने क्लास 10th का जुगाड़ कर लिया, है ना? अब क्वेश्चन ये आता है कि अगला पॉइंट क्या ध्यान रखें? अगला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि बी रेगुलर इन क्लास। भाई सिंपल सी बात, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तब भी आप क्लास में रेगुलर पहुंचे, क्योंकि टॉपर्स की एक खासियत होती है, वो क्लास मिस आउट नहीं करता है। बहुत ही खतरनाक वाला सिचुएशन होता हो जब वो क्लास मिस करते हैं। बहुत खतरनाक, मतलब बहुत ज्यादा तबीयत खराब है या फैमिली में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, तभी एक आध क्लास मिस करते हैं, और वो भी टीचर्स को इन्फॉर्म करते हैं। वो इनकी उनकी सिंसेरिटी को दिखाता है, और वो उनको ये ये दिखाता है कि वो अपनी क्लास के प्रति कितने सिंसियर है। बात समझ में आ गई? तो पहली बात तो ये आदत डालो, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर ही उधर हो जाए, हम पृथ्वी से मंगल ग्रह चले जाए, ठीक है, दुनिया बह जाए बाढ़ में, फर्क नहीं पड़ता, क्लास रेगुलर जाना है, ठीक है, क्लास रेगुलर रहिए। दूसरा, सेल्फ स्टडी एट होम। भैया सेल्फ स्टडी करो घर पे। मतलब ये है, आप सोचो, आज मान के चलते हैं आज मंडे है, मान के चलते हैं, अगर आज मंडे है, मंडे को आपकी क्लास थी शाम को 6 से 7, ठीक, आप क्लास लेकर आए, और ध्यान रखना, जो मंडे को क्लास 6 से 7 लिए, ये मान लीजिए कि आपकी मैथ की क्लास थी, चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन, उसे फर्क नहीं पड़ता, बस ये समझ लो आपकी मैथ्स की क्लास थी। तो सबसे पहले जो आप क्लास की कॉपी थी उसमें सारी चीजें तरीके से पढ़े। घर में आकर के, मान के चलो घर आप 7:30 के आसपास पहुंचे, या करीब 8 मान लेते हैं ना, 8 बजे आए। अब 8 बजे तक आप रिलैक्स रिलैक्स हो चुके हो, ठीक है, सारी चीजें आराम से रिफ्रेश हो चुके हो। अब 8 बजे दोबारा पढ़ने बैठो, और दोबारा क्या पढ़े? मैथ्स पढ़ो। सबसे पहले मैथ्स का, ठीक है, 8 से 9 1 घंटा आराम से साफ साफ पेयर नोट्स बनाओ। पेयर नोट्स कैसे बनाए? पहले चैप्टर का हेडिंग ब्लैक पेन से, क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से लिखो, तरीके से। बात समझ में आया? पेयर नोट्स क्यों बनाए? अरे भैया यही पेयर नोट्स होता है जो पेपर के टाइम काम आता है, कि कैसे रिवीजन क्या करना है। अब ये बात सोचो कि कोई बच्चा मैथ्स में कभी नोट्स ही नहीं बनाया, पेयर नोट्स बनाया नहीं, पेपर जब पास आ गया, तो पेपर जब फाइनल पेपर जब पास हुआ तो वो रिवीजन क्या करेगा? मैथ्स की बुक खोल करके रिवीजन करेगा जिसमें क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं, या फिर वहां पे क्वेश्चन बनाना चालू करेगा? अरे भैया क्वेश्चन भी बनाओगे तो कितने क्वेश्चन बना लोगे? कितने? गिन करके, 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 14 15 चैप्टर में बैंड बज जाएगी तुम्हारी, क्योंकि इतना गैप तो होता नहीं है एग्जाम के बीच में। तो सिंपल सी बात है, अगर पेयर नोट्स बना होगा तो आपको उसको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। खोलो पेयर नोट्स, देखते जाओ, ठीक है, जो क्वेश्चन डाउट लगा उसको बना लो। समझ में आ गया? क्योंकि क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों पास में है, ठीक। तो 8 से 9 फेयर नोट्स बनाओ, और 9 बजे
जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप कितनी बार प्रैक्टिस करेंगे फर्क नहीं पड़ता है एक क्वेश्चन को, क्योंकि मैथ जो होता है वो प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होता है। आप कितनी बार प्रैक्टिस करोगे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये डिसाइड कर लो कि साला 9 बजे के बाद तब मैं पढ़कर उठूंगा, जितने क्वेश्चन आज की क्लास में वो सारे मुझे आ जाए। ठीक, चलो उसमें 10:30 बज गए मान के चलो, तो बस 10:30 बजे आपको उठ जाना है, कहानी खत्म। और मैथ इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। फिर ट्यूसडे को भैया, ट्यूसडे को आपको मैथ ही नहीं पढ़ना, अगर मैथ की क्लास नहीं है ट्यूसडे को तो मैथ नहीं पढ़ना। अच्छा, ट्यूसडे को अगर साइंस की क्लास है, ठीक है, साइंस की क्लास लियो आप, तो साइंस पढ़ो सेम एज, मतलब 6 से 7 साइंस की क्लास थी, फिर वही 8 बजे के आसपास आप बैठ जाओ, 8 से 9 साइंस का भैया फेयर नोट्स बनाओ, फिर 9 से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक उस क्लास में जितना पढ़ाया गया वो ना आ जाए। फिर वेडनेसडे आया भैया, वेडनेसडे को क्या करें? वेडनेसडे अगर मान के चलो वापस मैथ की क्लास थी, ठीक है, मैथ्स की क्लास थी, तो आपको कुछ नहीं करना, फिर सेम एज 6 से 7 पहले कोचिंग, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे पढ़ना है पढ़ लीजिए, फिर 8 से 9 फेयर नोट्स, फिर 9 बजे, ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो पहले 15 से 20 मिनट, 15 मिनट शुरुआत के स्टार्टिंग के 15 मिनट, ठीक है, 9 बजे, ठीक है, 9 बजे, ठीक, 15 मिनट स्टार्टिंग में, 15 मिनट शुरू में, जो मंडे वाली क्लास थी ना, मंडे को जो आपने पढ़ा था, पहले उसको मंडे वाला रिवीजन करोगे, मंडे वाला रिवीजन करोगे, है ना, रिवीजन, ठीक है, मंडे वाला रिवीजन, ठीक, 15-20 मिनट ज्यादा नहीं। और जब अच्छे से रिवीजन हो जाए, रिवीजन का मतलब होता है एक बार देखो, उस चीज को देखो, कौन कौन से क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने से लगता है अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से आता है कि हाँ अच्छा अच्छा इसमें ये होगा ये होगा ये होगा, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है कैसे कर रहा है, मतलब वो आता है। और जैसे ही किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको डाउट लग रहा है, उसको एक बार बना के देखिए, ठीक है। फिर 15 मिनट के बाद, मतलब 9:15 से, फिर आज की क्लास में जो पढ़ा उसको प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आया? और ऐसे ही कैरी ऑन चलता रहेगा, मतलब मैथ रोज रोज नहीं पढ़ना, नहीं, जिस दिन मैथ की क्लास है, अगर MWF में है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो मैथ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे पढ़ना है 2 से 2.5 घंटा बस। अगर TTS में साइंस है तो TTS में आपको साइंस पढ़ना है 2 से 2.5 घंटा बस। और SST इंग्लिश, बस, मैथ के दिन आप ऐड कर लो SST को, और साइंस के दिन ऐड कर लो SST रोज 1 घंटा, और इंग्लिश आ साइंस के दिन ऐड कर लो, और ये भी रोज 1 घंटा। भैया क्या पढ़े SST में, क्या पढ़े SST में, क्या पढ़े? सबसे पहले आप चैप्टर्स की कहानी रीड करो, स्टोरी रीड करो। भैया एक बात बताओ, हिस्ट्री बड़ी बोरिंग लगती है यार, समझ ही नहीं आती कुछ, तो सबसे पहले भाई यूट्यूब पे जाओ, चैप्टर्स का समरी देखो, ठीक है, आपको जो चैप्टर पढ़ना है उसका समरी देख लो 15-20 मिनट में, फिर उस चैप्टर को पढ़ो। उससे क्या होगा कि जो समरी जब देख लोगे तो उस चैप्टर में क्या क्या कहानियां घटी हैं वो पहले से आपको पता होगा, और जो वर्ड्स की मीनिंग होगी वो भी आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है, तो ये करो। और इंग्लिश भैया कैसे पढ़े? तो इंग्लिश में सिलेबस खोलो और देखो ग्रामर में क्या क्या आ रहा है, पहले 1.5-2 महीने पहले ग्रामर अच्छे से कवर कर लो, फिर ऐसे राइटिंग वाइटिंग सब, उसके बाद इंग्लिश की बुक उठाओ, उसकी कहानी पढ़ो, और कहानी अगर नहीं समझ आती, इंग्लिश समझ नहीं आती, कोई बात नहीं भाई, आभा की किताब खरीदना है इंग्लिश में, आभा वाली। ये क्या होता है भैया? एक आभा पब्लिकेशन होता है जिसमें आपको जो कहानी लिखी होगी वो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखी होगी, मतलब इंग्लिश पहले लिखा होगा और उसी की हिंदी मीनिंग नीचे लिखी होगी। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है तो हिंदी हिंदी पहले कहानी पढ़ लो, और फिर इंग्लिश का एक एक लाइन पढ़ो, और उसका ट्रांसलेशन करते जाओ खुद खुद हिंदी हिंदी में, तो चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। फिर उसका क्वेश्चन आंसर अच्छे से ट्राई कर लो, एक बार देख के ट्राई कर लो, एक बार बिना देखे ट्राई कर लो, फिर मिला लो कितना सही कितना गलत। ऐसे करते हैं इंग्लिश। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? तो ऐसे आपको सेल्फ स्टडी करना है, मतलब रोज के रोज आपको सेल्फ स्टडी मात्र 3.5 से 4 घंटा करना है। अगर कोई बच्चा 3.5 से 4 घंटा रोज सेल्फ स्टडी कर रहा है तो इसका मतलब है, हाँ, सेल्फ स्टडी में ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी में ध्यान रखना, स्कूल का होमवर्क इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो उसका होमवर्क इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सेल्फ स्टडी का मतलब है जो क्लास में पढ़ाया गया उसको प्रैक्टिस करना है, समझ में आ रहा है? और सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप अपने तरीके से इंग्लिश और
एसएसटी पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए सेल्फ स्टडी भी हो गया। अब क्या करें, अब ये भी कर लिया, उसके बाद पार्टिसिपेट इन अ क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट तो कभी मिस ही नहीं करना है, चाहे कितनों भी नंबर आए क्लास टेस्ट पहुंच जाओ। अगर 20 नंबर का क्लास मतलब टेस्ट था, उसमें आपके कितने आए, 20 नंबर का टेस्ट था, उसमें मान के चलो किसी बच्चे का 10 नंबर आया, तो फिर घर में जाके ऑब्जर्व करो जो 10 क्वेश्चन गलत हुए वो कौन से चैप्टर के थे। मतलब ये जो चैप्टर था जो 10 मार्क्स के गलत हुए वो हमारा वीक पोर्शन है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है बस। कि अगली बार अगर टेस्ट हो जाना इस चैप्टर से तो वो मुझसे ना छूटे, बस यही ध्यान रख करके आगे बढ़ते जाना है। और इसके अलावा भी कुछ, इसके अलावा एक और चीज, जब टीचर्स आपको पढ़ा रहा है तो भैया एक बात बताओ, इतने से हमारे मैथ्स में 100 में 100 आ जाएंगे। देखो मैथ्स में 100 लाने के लिए 3 बातें ध्यान रखें। पहला, टीचर्स जो आपको पढ़ाया उस क्लास नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, इतने अच्छे से कि वो सारी चीजें आनी चाहिए। दूसरी, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये पीवाईक्यू कहाँ मिलेगा भैया, अभी जाओ 2023 से 24 वाले सेशन वाले जो बच्चे थे ना, उन्होंने जो पेपर दिया ना, ठीक है, उनके लिए पीवाईक्यू मार्केट में अवेलेबल होगा, बुक शॉप पे। उनसे खरीदो। अरे एक ही साल का पेपर नहीं होगा ना, 38 क्वेश्चन, उसको हटा दो, बाकी सारे पीवाईक्यू को मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, उसको प्रैक्टिस कर लो। जब आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ मैथ में 100 में से 100 आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और तरीके से अगर किए हो तो। लेकिन भैया एक और चीज है, क्या भैया बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। अगर आप मैथमेटिक्स का बेसिक वाले पेपर को दे रहे हो, ध्यान से सुनना, वो बच्चा जो क्लास 10th में जिनके पास मैथ्स है और उसके पास कौन सा मैथ्स है, बेसिक मैथ है, तो उसके लिए एनसीईआरटी इनफ है भाई। लेकिन वो बच्चा जिनके पास मैथ्स है और कौन सा मैथ्स है, स्टैंडर्ड मैथ्स है, उनके लिए अगर कोई कहता है कि भैया एनसीईआरटी इनफ है, तो वो आपको सरासर बेवकूफ बनाता है। इस बार, इस बार जो पेपर आया है ना, इस बार पता है आपको, 38 में से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट थे। मतलब 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं थे। मेरी बात समझ में आ रही है। और ओपन चैलेंज देता हूं, ये 35 क्वेश्चन कोई दिखा दे सेम टू सेम एनसीईआरटी में मुझे, पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में किसी, हर एक टीचर को देता हूँ। तो जितने भी टीचर्स हैं ना, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी से स्टैंडर्ड मैथ्स का काम चल जाएगा या मैथ्स का प्रिपरेशन हो जाएगा, वो सरासर बेवकूफ बना रहे। भाई जाके पेपर ऑब्जर्व करो, करवाओ उनसे, उनसे बोलो सर पहले पेपर तो ऑब्जर्व कर लो, और अगर वो नहीं कर रहे तो आप करके देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा भैया सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। बाकी इसके लिए जो आपका ये क्या नाम है, ये जो पार्ट था सिलेबस वाला पार्ट, कहाँ गया, अंडरस्टैंड द सिलेबस, ठीक है, कैसे किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स में क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, मतलब 1 मार्क्स के कितने होंगे, 2 मार्क्स के कितने होंगे, 3 मार्क्स के कितने होंगे, इसका एक डिटेल ऑब्जर्व मतलब ले आऊंगा एनालिसिस अच्छे से, जिससे आपको सिलेबस समझने में हेल्प मिले। और साथ में ये भी उसी वीडियो में साथ में इस चीज को भी कवर कर लूंगा, जिसमें हम, ठीक है, जो इस बार 10th का बोर्ड का पेपर हुआ था मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का, उसमें कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से, कितने आउट ऑफ एनसीईआरटी को, उसको भी एनालाइज करके बता देंगे आपको, है ना। वो आपको साफ साफ दिखा भी देंगे, ठीक है, परेशान ना होइए। चलिए, अब ये सारी चीजों के बाद ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर फॉरगेट दैट, कभी ना भूलें, क्या ना भूलना है भैया, यू आर रिपीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब भैया 10वीं आप पहली बार दे रहे हैं, ठीक है, यू डो नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ इट, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है 10वीं का, मतलब 10वीं तो 3-4 बार नहीं दिए हो ना, पहली बार दे रहे हो, तो भैया आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है 10वीं देने का। तो सो नेवर एक्सपेरिमेंट विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस के कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। आप केमिस्ट्री लैब में जब जाते हो तो टीचर्स जो होता है, जो एक्सपीरियंस टीचर होता है वो आपके पास होता है, वो आपको बताता है बेटा इतना ये मिलाओ, इतना ये मिलाओ, ये करो, ये करो, तो फिर ये चीजें फॉर्म होगी। अगर सोचो आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, केमिस्ट्री लैब में घुसा दिया जाए और बोले ये बना के लेके आ, तो अलब तुम तहलका मचा दोगे, लैब तो छोड़ो, तुम खुद को बचा के बाहर निकाल लो, यही बहुत बड़ी बात होगी। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। तो बिना एक्सपीरियंस के एक्सपेरिमेंट मत करें, आपको उन टीचर्स को फॉलो करना है
जिन्होंने खुद एज अ स्टूडेंट के रूप में फोड़ा है। ठीक है, मतलब अगर वो एज अ स्टूडेंट थे तो उन्होंने भी फोड़ा है। अब एक बात बताओ, वो टीचर जिन्होंने खुद 60 नंबर स्कोर किया, एक एवरेज मार्क्स स्कोर किया 100 आउट ऑफ में, 100 में, तो वो कैसे आपको गाइड करेगा 100 में से 100 कैसे लाना है? तो वही टीचर गाइड कर सकता है जिसने खुद फोड़ा है। ठीक है, तो मैं उन सारे टीचर्स को जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 खुद फोड़ रखा है, मतलब कहीं ना कहीं वो एज अ स्टूडेंट भी अच्छे थे, और अगर वो एज अ टीचर गाइड कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो फिलहाल, चलिए 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 चलिए, और हाँ, आपके रोशन भैया के पास मैथ्स में 100 में 100 है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें हो गई। ठीक, अब देखो, अब ये सारी बातें तो हो गई कि बिना एक्सपीरियंस के एक्सपेरिमेंट नहीं करना। ठीक, दूसरी बातें तो भैया कैसे 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 वो एक्सपेरिमेंट कैसे करें? सिंपल सी बात, मैंने क्या कहा, जो एज अ स्टूडेंट मैथ्स में 100 फोड़ा है, एज अ टीचर वो अच्छा होगा, तो वो जो गाइड करेगा वो आपके लिए बेहतरीन गाइड करेगा। बात समझ में आया? तो उनकी बातों को फॉलो करके चलना है 10th में। अगर आप 98% प्लस लाना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, तो मैथ्स में 100 में 100 फोड़ना चाहते हैं, तो उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ गया। और एक्सपीरियंस आपके पास कब आएगा? समय के अनुसार एक्सपीरियंस आएगा, जैसे समय गुजरता जाएगा आपके पास खुद एक्सपीरियंस आता जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि क्लास 10th में प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, क्या रोड मैप होगा। तो आने वाले टाइम पे क्लास 10th के और भी डिटेल, मतलब चैप्टर वाइज वीडियो आते रहेंगे, जहाँ पे हम चैप्टर्स को बहुत तरीके से पढ़ाएंगे, और कुछ वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करो और उस वीडियो को वॉच आउट करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।